नमस्कार, आप देख रहे हैं देसित न्यूज़। मैं हूं आपके साथ महेंद्र। दर्शकों, उत्तराखंड की बात करें हम तो उत्तराखंड में अब 2022 वर्ष नया वर्ष लग चुका है और इस वर्ष में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर लगातार उत्तराखंड में सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं। उसी क्रम में उत्तराखंड न्यूज़ की टीम आज पहुंची है देहरादून में, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस में, हालांकि वो बीजेपी में रहे हैं, पहले से ही बीजेपी के सदस्य थे, किंतु कुछ समय कांग्रेस में थे और आज उनकी घर वापसी हुई है, वापस बीजेपी में शामिल हुए। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय राजेश्वर पैनोली जी की। आज वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो पैनोली जी, बहुत बहुत स्वागत आपका देसित न्यूज़ में। धन्यवाद देसित न्यूज़ का भी, और महेंद्र जी आपका भी। आप लगातार सक्रिय हैं जी, क्षेत्र की बातें उठा रहे हैं, उत्तराखंड की बातें उठा रहे हैं जी, तो बड़ा हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और जी, बड़े बड़े चैनल नहीं उठाते जो आप लोग कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कॉम्प्लीमेंट के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं, घर वापसी हुई है? बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। थोड़ा जो हमारे पर एक प्रेशर था लगातार कि भाई हम लोग कांग्रेस के कल्चर में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। जी, चाहे कुछ भी हो, हम घूम फिर करके भारतीय जनता पार्टी से लगभग 24-25 महीने से 24-25 साल से लगातार जुड़े रहे, तो वो एक कल्चर होता है, वो कल्चर के साथ हम फिट हैं। जी, और कांग्रेस में अपने को असहज महसूस लगातार कर रहे थे। जी। आज घर वापसी करके कहीं ना कहीं आप सहज महसूस कर रहे हैं? घर वापसी करके काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है, जी। काफ़ी कॉन्फिडेंस। कांग्रेस में क्या ऐसा कल्चर था जो आपको पसंद नहीं है? क्या आपको लगता है कि वहाँ पे भाई भतीजावाद ज़्यादा चलता है? भाई भतीजावाद तक तो एक बात है, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वही पुराने घिसे पिटे चेहरे, वही पुरानी सोच, उसी ढंग का पुराना काम करने का हाल ही में कल्चर। हमने आपका एक बयान देखा था जिसमें आपने सुना कि हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, इनके लिए आपने काफ़ी सम्मान व्यक्त किया। क्या इन लोगों ने आपको सपोर्ट नहीं किया वहाँ पर? देखिए, हरीश रावत जी को हम लोग इसलिए सम्मान व्यक्त करते हैं कि इस प्रदेश का कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा रहा। और अब उत्तराखंड की जब भी बात होगी, कहीं बाहर हम जाएंगे तो उत्तराखंड की आदमी, चाहे किसी भी पार्टी को, हम वहाँ पार्टी से बियॉन्ड बात करते हैं। जी, हम वहाँ पार्टी की बात नहीं करते। जी, तो वहाँ हमें लगता है कि उत्तराखंड का एक जाना माना चेहरा, कांग्रेस एक बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका एक चेहरा है। तो हमें लगता है कि हमारे उसके साथ अच्छा सा एक महसूस होता है, मतलब एक गर्व सा महसूस होता है कि इस पार्टी के भी जैसे बड़े बड़े लोग, जैसे जनरल खंडूड़ी है। जी, जनरल खंडूड़ी जब मंत्री थे, देश का नाम हो रहा था, तो हम लोग जनरल खंडूड़ी के साथ अपने को गर्व महसूस करते थे। जी, वो गर्व हम कभी हरीश रावत जी के साथ फिर भी महसूस नहीं कर पाए। एक गर्व होता था, जी, एक गर्व का सीमा होती, लगता है जी, कि जी हम जब जुड़े हैं जी, तो हमारा नाम हो रहा है। हरीश रावत जी के साथ जैसे आपने देखा होगा, लगातार स्टेटमेंट आए, पंजाब के चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी आपने पढ़ा। जी, जी, तो कितना, तो हमें लगता है कि जो हम उत्तराखंड का जो एक मान सम्मान होता है ना, जी। कम से कम इस लेवल तक नहीं गिरना चाहिए। प्रीतम सिंह जी भी स्वर्गीय गुलाब सिंह जी के बेटे हैं, जी, जिन्होंने उस ज़माने में चक्राता जैसे पूरे एरिया को शेड्यूल ट्राइब में ले आके आए और एक बड़ा भारी उन्होंने काम किया। जी। तो वो काम जो था एक आदरणीय है, माननीय प्रीतम कहीं सिंह ना जी। कहीं ये जो चेहरे आपने गिनाए सम्मानित चेहरे हैं, प्रदेश का नाम रोशन करते, ये कहना चाह रहे हैं हम? प्रदेश की राजनीति में महत्व रखते हैं? प्रदेश के और खास करके एक पार्टी विशेष की राजनीति में महत्व रखते हैं। जी, इससे ज़्यादा अगर आप ये कहें कि पूरे देश की राजनीति में कोई महत्व रखते हैं, आज की डेट में मुझे लगता है कि देश की राजनीति में उल्टे निगेटिव महत्व रख रहे हैं। जी, अब पॉजिटिव महत्व नहीं रह गया। जी। ये धीरे धीरे हमें महसूस हुआ। हमें पहले लगता था जी। कि जो जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस का है बड़ा भारी आदमी होगा, जी। उसकी सोच बहुत ऊपर होगी, लेकिन वो धीरे धीरे जब आपस के लड़ाई झगड़े आप देख ही रहे हो लगातार आ रहे, जी। तो दिखाई देने लग गया कि ये जो है, जैसी सत्ता की लड़ाई शुरू हुई, ये आपस में एक दूसरे का। हाल ही में हरीश रावत जी के ट्वीट को लेकर काफ़ी बवाल हो गया था, काफ़ी उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचलें तेज हो गई। आपको क्या लगता है, ये हरीश रावत जी का दबाव की राजनीति थी? ये बात सिर्फ हरीश रावत जी की नहीं है। जी, कांग्रेस में एक तरीके से कल्चर ही है कि दबाव की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। जी, वहाँ जो पार्टी, उससे नेता बड़ा अपने आप को बड़े कद का मानने लग जाता है। जी, और जो कहीं ना कहीं से जो पहले जो कांग्रेस में जो सेंट्रल लीडरशिप होती है, लगातार लग रहा है कि वो काफ़ी कमज़ोर हो गई, और उस कमज़ोरी का फ़ायदा लोकल नेता लगातार उठाते रहते हैं। जी, और लगातार उससे क्या होता है कि उस प्रदेश का भी जो विकास होना है, जो दूसरी बातें, वो बड़ी गौड़ रह जाती है। अब उसी पार्टी में आप सोचिए, जो बड़े बड़े नेता जो मुख्यमंत्री तक रहे, जी। वो पार्टियां छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए। उसका कारण है कि इसको पार्टी का कल्चर जो कहीं से न कहीं से डिफेक्टिव है। जी। पैनोली जी, अब करते बात आपकी विधानसभा क्षेत्र की। आप अभी आज ही बीजेपी में शामिल हुए हैं।
राजनीतिक पंडित ये अंदेशा जता रहे हैं कि चुनावों को देखते हुए अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आपने कांग्रेस से बीजेपी में किया। क्या आप मात्र टिकट के लिए आए हैं या आप वास्तव में बीजेपी की विचारधारा से जुड़े? आपको ऐसा टिकट मिले या ना मिले, पार्टी जो सेवा दे उसको फॉलो करेंगे? देखिए, हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं जी। महेंद्र जी, ये नहीं कह सकते कि हम टिकट के लिए नहीं आए हैं। जी ये भी नहीं कह सकते हम अपने टिकट पर हम अपना दावा छोड़ने वाले हैं। जी लेकिन ये बात जरूर है कि हम पार्टी के रूप रंग के हिसाब से चलेंगे। जी पार्टी जैसा के आदेश करेगी। आदेश की बात नहीं होती है, पार्टी का जो निर्णय होगा जी। उस निर्णय के साथ हम खड़े रहेंगे, जी ऐसा मेरा मानना है। जी। और ऐसा मेरी पूरा भरकस प्रयास रहेगा, हम उस निर्णय को पार्टी के अपनी क्षमताओं के हिसाब से पार्टी के निर्णयों को क्रियान्वित करने में पूरा सहयोग देंगे। कहीं ना कहीं अभी हलचलें तेज हो गई है क्योंकि प्रतापनगर विधानसभा में बीजेपी के बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, बहुत सारे लोग युवा वर्ग के लोग भी हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में राजेश्वर पैनोली जी बीजेपी में शामिल होते हैं और सीधी बात है सभी अंदेशा लगा रहे हैं कि टिकट के लिए। क्या आपको लगता है कि आपको इस विधानसभा चुनाव में टिकट मिल पाएगा? देखिए, मुझे आप व्यक्तिगत बात करें तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। जी मैं डिजर्व करता हूँ जी। कि टिकट मिले। जी और जो मेरा पुराना रिकॉर्ड है वो ऐसा कोई खराब रिकॉर्ड नहीं है। जी आपने निर्दलीय रहते हुए 9000 के आसपास की वोटें लाई है। अगर आपको पार्टी से टिकट मिलता है तो क्या आप उसको जीत में कन्वर्ट कर पाएंगे? जीत में नहीं, महाजीत में कन्वर्ट कर पाएंगे महेंद्र जी। जीत इतना तो बहुत विश्वास छोटी झलक सी रहा है। है। जी हम तो महाजीत की बात कर रहे जी। हैं। हम तो बात कर रहे हैं कि ऐसा ना हो जी। कि कांग्रेस के जो माननीय प्रत्याशी जो आज है या आने वाले हैं जो अधिकृत होंगे, जी वो ऐसा ना हो कि उनको जमानत बचाना मुश्किल हो जाए। जी। हमारी तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जी। है और वो हमारी समझ है और वो बाकायदे कैलकुलेशन पर आधारित है। जी कहीं ना कहीं आपके अंतर्मन से उत्साह झलक रहा है कि आप वास्तव में तैयारी है और तमाम यूथ यहाँ पर आपके साथ जुड़ा हुआ है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। पैनोली जी आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास की गंगा प्रतापनगर विधानसभा तक ना गई हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकास कार्य हुए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि आज भी प्रतापनगर विधानसभा के अंदर ऐसे कौन से मसले जिनको दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा नितांत आवश्यकता है, उसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं? देखिए महेंद्र जी, विकास की बात करें, जी विकास जो है बहुत नगण्य हुआ है। जी जितना नुकसान हमें जो अपने टेहरी डैम की झील से हुआ है, जी। अगर हम उसके बाद उसके सामने विकास की बात करें जी। तो विकास मुश्किल से, अगर नुकसान 100 रुपये का हुआ है तो विकास मुश्किल से 5 रुपये का हुआ है। जी। और वो लोग इसके दोषी लगातार हैं जो पिछले राजनीति में लगातार उस दिशा में सक्रिय रहे। और हम खास करके उनको लिए बोलते हैं जो विस्थापित हो गए, जो अब हम लोग बात करते हैं जो स्थापितों का जो दर्द और उनका जो पीड़ा है वो लोग महसूस नहीं कर पा रहे। और मुझे लगता है उनका शायद उनका झुकाव भी नहीं है कि उसकी दर्द और पीड़ा महसूस करें। और हो सकता है कि उनकी दूरदृष्टि भी इतनी ना हो कि खड़ंजे की ठेकेदारी से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, वो छोटी छोटी ठेकेदारियों में फंसे हुए हैं। जबकि इस क्षेत्र में विकास की बहुत संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में ही कैमडा खाल है, इस क्षेत्र में ही खैट पर्वत है, इस क्षेत्र में ही सेम मुखेम मंदिर है। और अगर आप इस क्षेत्र की बात तो नचिकेता ताल भी लगभग इसी क्षेत्र में, मानिए बॉर्डर के लाइन पे है, नचिकेता ताल भी है। और बड़े सौंदर्य की चीज़ें हैं। और साथ साथ हमारे जो युवा हैं वो बड़े अच्छे हैं, मतलब शारीरिक रूप से भी अच्छे हैं, खेल में भी अच्छे हैं। और उनका जो लॉजिकल, एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल लेवल है बहुत हाई है। उनको अगर हम सही दिशा दे पाएँ तो बहुत से काम हो सकते हैं। हो क्या रहा है कि लगातार जो वहाँ पर जो टेहरी डैम की जो झीलें बनी हुई हैं, जो उससे जो झील के पर जो कारोबार मिलना चाहिए था, जो उसका उचित श्रेय प्रतापनगर के लोगों को जो वहाँ विस्थापित नहीं हो पाए, वहाँ पर झील के कारण नुकसान का। पैनोली जी, मैं इस मुद्दे को हमारे टिहरी विधानसभा, पूरे टिहरी जनपद के जिले के लोगों का ये मुद्दा है कि टिहरी जो झील है उसके जो कारोबार चल रहा है वहाँ पर अभी 1000 मेगावाट की PSP परियोजना चल रही है। वहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ कार्य कर रही हैं, किंतु उन कंपनियों में लोकल जो हमारे कर्मचारी, हमारे भाई लोग हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है प्रायोरिटी के हिसाब से। क्या आप अगर आते हैं तो क्या आप इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे कि पहले जो प्रायोरिटी है वो स्थानीय को दिया जाए? क्योंकि प्रतापनगर क्षेत्र वास्तव में सबसे ज़्यादा जो इससे नुकसान भर रहा है झील से, वो प्रतापनगर क्षेत्र को हुआ है। तो क्या इसके लिए कोई सॉलिड प्लान आपके पास है? अगर आप जीतते हैं, विधानसभा में आते हैं, तो इसके लिए कोई कार्रवाई आगे करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है और ये हमेशा से एक लॉ रहा है, और अगर आप प्लेन्स के कुछ देखेंगे, मध्य प्रदेश का इलाका देखेंगे, बिहार, लेकिन सर यहाँ पर मैं स्वयं भी जुड़ा हुआ हूँ इस क्षेत्र में। ज़्यादातर जो लोग हैं वो जम्मू, हिमाचल, अलग अलग राज्यों के। स्थानीय व्यक्ति अगर कोई कार्य कर भी रहा होगा तो वो
संभवतः ज़्यादा से ज़्यादा कोई हेल्पर का कार्य कर रहा होगा, स्थानीय व्यक्ति को प्रायोरिटी के हिसाब से, उसकी स्किल के हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रहा है। आप इसके लिए मान लीजिए बेसिक बात क्या होती है जी, स्थानीय व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व कौन करता है? वहाँ का विधायक करता है, कहीं ना वहाँ का कहीं जनप्रतिनिधि नेता पर करता है। आके बात टिक जाती है। अगर वो दूरदृष्टि वाला हो, ताकतवर हो, जी, तो ऐसा आप क्या हो करेंगे आप आते तो? मैं तो बड़ा सीधी सी बात है, हम तो कानून भी जानते हैं। कानून ये कहता है जी कि जब तक आपको लोकल लोग, जी जो उससे प्रभावित लोग हैं, जी जब तक उसमें उचित श्रेणी के लोग मिल रहे हैं, जी। तब तक आप बाहर के लोगों को नहीं लाएंगे। और ये जो कानून है, मैं कोशिश करूंगा और 90% मुझे उम्मीद है कि सक्सेसफुल होऊंगा कि इस कानून का पूरी तरह से पालन हो। और जिसके जिनके जिनके मतलब प्रभावित हुए हैं। सीने के ऊपर एक झील बनी है, जी जो सीधे से प्रभावित हो रखे हैं, जी। जो इसका लगातार नुकसान सह रहे हैं, जी। जिसके कारण से काला पानी पूरा एरिया बना हुआ है, जी। उनको इसका फायदा मिल सके। राजेश्वर पैनोली जी की हम बात करें तो डोबरा चांटी पुल बनाओ संघर्ष समिति के ये संरक्षक भी रहे, उस समिति में लगातार एक्टिव रहे हैं। और आज की जब डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन हुआ, हालांकि उस समय कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में आ गए, इस पुल की दोनों पार्टियों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। कांग्रेस ने कहा हमारे दौर में शुरू हुआ, बीजेपी ने कहा हमने पूरा किया। लेकिन सच्चाई क्या है, किसका है ये कार्य, या खाली क्रेडिट लेने की बात है? देखिए महेंद्र जी, बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है। जी, हर जगह जैसी कोई चीज़ सक्सेसफुल होती जी। है, हर आदमी खड़ा होता है कि मेरा बना। ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं। मैं तो ऐसे कई व्यक्तिगत लोगों को जाता हूँ, इंडिविजुअल हैं, जो क्लेम लगातार करते हैं कि ये बनाया हुआ पुल हमारा है। जी। जबकि ओरिजिनली अगर आप बात करें तो स्वर्गीय फूल सिंह बिष्ट जी का इसको पुल को सैंक्शन कराने में हाथ था, जी। और उन्होंने सैंक्शन कराया। जी स्वर्गीय जो नारायण दत्त तिवारी हैं, उन्होंने उसका पैसे उस टाइम दिए। और ये बात भी बड़ी पक्की है कि जो पुल कंप्लीट हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 150 करोड़ रुपए का पैसा इकट्ठा किया, वो उसके हिसाब से कंप्लीट हुआ। और अगर हम थोड़ा सा किंतु पीछे, प्रस्तावित पुल तो नहीं बन पाया, डबल लेन पुल बनना था। नहीं, डबल लेन पुल है, लेकिन हैवी व्हीकल डबल लेन पुल नहीं बना। हैवी व्हीकल, अब उसमें इन्होंने कुछ कमियां छोड़ दी हैं, उनका भी होना चाहिए निपटारा। और अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो आप कांग्रेस के राज्यों को देखेंगे कि उसी ठेकेदार को कंपनसेशन के नाम से करीब 18-19 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा पेमेंट हो रखी है। अगर वो जांच का विषय है, और मुझे नहीं पता कि क्यों पुराने विधायक आप आएंगे तो जांच करवाएंगे? देखिए, मैं आऊँगा तो 100% जांच होगी, भ्रष्टाचारों को हटाया जाएगा। मैं तो उसका अभी आऊँगा तो जो टेक्निकल, जो उसका लोड मैपिंग है, टेक्निकल जो उसके सिक्योरिटी है, मैं सब कुछ कराऊंगा। और ये भी इंश्योर करूंगा जी कि आज भी, आने वाले कल भी उस पर कभी टोल न लगे। जी जी, जो आज की डेट में बड़ी भारी संख्या है कि उसके लिए इतना सारा कर्जा उत्तराखंड सरकार ने लिया है, कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के लिए हो सकता है टोल लगाया जा सकता है सरकार की तरफ से। तो जो टेहरी डैम, पहले कुछ दिन पहले मैंने आपसे बात करी थी, तो उस दिन आपने यही बोला था कि 2022 में हो सकता है इसके ऊपर टोल लगना चालू हो जाए। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जिस ढंग से हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, वो लगातार इस दिशा में आवाज़ नहीं उठा रहे, नई दिशा में कोई बात कह रहे हैं। और अगर टोल लगने की जो बात होती है, कम से कम मैं रहूँगा तो मैं टोल तो नहीं लगने दूंगा, क्योंकि इसका है क्या, 150 करोड़ रुपए की बात है, लगभग 200 करोड़ रुपए राज्य सरकार को इससे वहाँ से कमाई होती है। और साथ साथ जो THDC है, उसका जो क्या कहते हैं सोशल ऑब्लिगेशन है, उस सोशल ऑब्लिगेशन से पूरा करेगी, क्योंकि ये एक सोशल ऑब्लिगेशन का पार्ट है। मैं तो जो बाकी के जो दो झूला पुल हैं या जो ट्रॉलियां लगी हैं, मैं उनके लिए भी लगातार लड़ता रहा, लगातार बोलता हूं कि जो ट्रॉलियां हैं ये फ्री होनी चाहिए। ये नहीं कि लोकल के लिए फ्री है, बाहर वालों के लिए फ्री नहीं, क्योंकि जब ट्रॉलियां फ्री चलने लगे हैं और उसका खर्चा पानी, उसकी मेंटेनेंस अगर THDC या दूसरी तरीके से पूर्ति करने लग जाए, तो उस क्षेत्र में टूरिज्म का बढ़ावा होगा, लोग ज़्यादा जाना शुरू होंगे, तो उसका भी एक फ़ायदा उस क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने में मिलेगा। जी पैनोली जी, अंत में हमने आपसे बात की थी पिछली बार कि सेम मुखेम में आप संस्कृत महाविद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं। क्या इस विद्यालय को खोलने के पीछे आपकी क्या प्लान है और उससे कितना फ़ायदा प्रतापनगर विधानसभा की जनता को होगा, जरा विस्तार से बताएं आप। महेंद्र जी, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, मैं संस्कृत महाविद्यालय की बात नहीं करता हूँ, मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जी, और वो मॉडर्न संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जी, जिसमें अगर संस्कृत की पढ़ाई भी हो तो उसमें फिजिक्स की नॉलेज भी हो, उसमें केमिस्ट्री की भी नॉलेज भी हो, कि आचार्य एक्चुअल आचार्य बन के निकले, जो खगोल शास्त्र भी जानता हो।
हमारा ओरिजिनल अध्यात्म है क्या। हम कब से जानते हैं कि सूर्य कैसे चलता है, हम कब से जानते हैं कि पृथ्वी कैसे चलता है, वो भी संस्कृत का ही एक पार्ट था। इस यूनिवर्सिटी के स्थापना का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य? रोजगार को बढ़ावा देना या क्या उद्देश्य? देखिए 2 उद्देश्य है जी। हमारा मुख्य जो है, जो लगातार बोला जाता है कि वहाँ के पांचवा धाम के लिए, पांचवा धाम तो एक छोटी सी बात करते हैं, लोग कहते हैं कि सरकार 5वां धाम बनाएगी। अब मैं बार बार बोलता हूँ, सरकार का क्या काम है इसमें? तो धर्म गुरुओं का काम है, 5वां कहें, 3रा कहें, पहला कहें। हम तो कहते हैं पहला धाम भी बना सकते हो, दूसरा धाम भी बना सकते हो, तीसरा धाम भी बना सकते हो, और सब धामों के बराबर भी बना सकते हो। तो ये आप जो बार बार कहते हो आज की डेट में कि 5वां होगा, 5वें धाम की बात नहीं। हमारे यहाँ संस्कृत के अच्छे बच्चे अगर पढ़ करके निकलेंगे, जिनका नॉलेज अच्छा होगा, तो वर्ल्ड वाइड बुलाए जाएंगे और उनके ज्ञानों का उपयोग होगा और उससे रोजगार भी होगा, वहाँ भी रोजगार होगा, और जहाँ जाएंगे वहाँ भी रोजगार उत्पन्न होगा कि कहीं जाएं, कहीं यूनिवर्सिटी लगे, और जो बाहर के बच्चे वहाँ पढ़ने आएंगे। देखो जब आप बढ़िया यूनिवर्सिटी बनाओगे तो बाहर के बच्चे भी आएंगे, और एक यूनिवर्सिटी के पीछे आप मान के चलो, अगर एक यूनिवर्सिटी बनती है, जैसे आप श्रीनगर में देख लो, अगर एक यूनिवर्सिटी बनती है तो उसमें लगभग कुछ नहीं होगा तो 50,000 लोग उससे रोजगार लाभान्वित होते हैं, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। तो उससे एक ही यूनिवर्सिटी से इतने लोग लाभान्वित होंगे, और हमारी तो टोटल जनसंख्या ही 1 लाख के आसपास, 1.5-1.25 लाख के आसपास है, तो हम तो आराम से पूरे को लाभान्वित कर सकते हैं अगर वो कॉन्सेप्चुअली हम कर पाए तो, और जिसमें सरकार की सहायता मिली और जनता का सहयोग मिला तो। पैनोली जी, अंत में आप उत्तराखंड की जनता और प्रतापनगर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते, क्योंकि आज ही वापसी हुई है, क्या संदेश देना चाहते? चुनाव सामने है, इसको ध्यान में रखते हुए क्या संदेश देंगे? भाई जनता को संदेश बड़ा सीधा सा, अच्छे आदमी को चुनिए जी, अपने अधिकारियों के लिए लड़िए जी, और ये मान के चलिए कि जो आप लोगों का नुकसान हुआ, आपका वो अधिकार है वो लेना, चाहे वो टेहरी डैम से लो, चाहे रोजगार लेने की बात करो, चाहे यूनिवर्सिटी लेने की बात करो, चाहे वहाँ पर अच्छे मेडिकल फैसिलिटी की बात करो, चाहे अच्छी शिक्षा की बात करो, ये आपका अधिकार है जी। कोई हमें दान धर्म में नहीं देता, और इस अधिकार के लिए फाइट करो। आदमी देखो कि किस ढंग से ये फाइट करी जा सकती है, कौन चुना जाता है महत्वपूर्ण नहीं है, आप संगठित होने की क्षमता बनाओ, नेताओं के पीछे मत भागो जी, अपने आप को ताकतवर मानो। जैसे हम लोगों के साथ भी लोग लगे रहे, तभी डोबरा चाटी पुल बन पाया, आपने देखा है वो कैसे बना। कोई ऐसा नहीं कि हम आज की डेट में भी छोड़ करके बैठ जाए, तो जब लोग संगठित हो जाते हैं तो सरकारें झुक जाती हैं। तो हमारा ये कहना है कि ये मत सोचो कि कौन विधायक बन रहा है, ये ज़्यादा सोचो कि आप संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद पैनोली जी, आपने धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो दर्शकों, ये थे राजेश्वर पैनोली जी, जो 2022 विधानसभा चुनाव के लिए इन्होंने दावेदारी अपनी प्रकट कर दी है। अब बीजेपी हाईकमान इस पर विचार करेगी कि उनको टिकट दिया जाता है या नहीं। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और टिकट आपको मिले ऐसी हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद महेंद्र जी, धन्यवाद देशहित, और धन्यवाद जो आप जितने भी चैनल आपका देखें, उन सबको भी मेरी शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं भी, और आने वाले राजनीतिक भविष्य अच्छा हो, उज्ज्वल हो, बढ़िया बने, इसकी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।